अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ इरम ज़ईन और मैं हूँ आयशा अंसारी। वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान की बात करें तो हज़ारा कम्युनिटी को बड़ा पैगाम दिया है। कहा कि सानेहा मच में बेदर्दी से कत्ल किए जाने वाले अफराद को आज दफनाएं, आज ही लवाहिकीन से मिलने चला जाऊंगा। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया कि जब सारे मुतालिबात मान लिए तो मसला क्या है। तदफीन को वज़ीर आज़म की आमद से मशरूत करना किसी भी मुल्क के वज़ीर आज़म को ब्लैकमेल करने के बराबर है। सारी डिमांड्स भी मान ली हैं और मैंने उनको कहा है कि जैसे ही आप उनको दफनाएंगे मैं कोयटा आऊँगा और लवाहिकीन के साथ मिलूँगा। और मैं फिर आज ये अब इस प्लेटफॉर्म से कह रहा हूँ कि अगर आज आप उनको दफनाते हैं, मैं आज कोयटा जाता हूँ और लवाहिकीन को मिलता हूँ। जब सब डिमांड्स भी आपकी मान ली हैं तो ये डिमांड करना कि हम दफनाएंगे नहीं जब तक प्राइम मिनिस्टर आए ना, ये किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की ब्लैकमेल नहीं करते, क्योंकि ये एक मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर था हर कोई ब्लैकमेल करेगा। फिर सबसे पहले तो ये जो डाकुओं का टोला है कि जी हमारे सारे करप्शन के केसेस माफ़ करो नहीं तो हम गवर्नमेंट गिरा देंगे, ये भी तो ब्लैकमेल चल रही है 2.5 साल से। और इसी के ऊपर तजिया ले लेते हैं। अदनान आदिल साहब और खालिद अजीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। खालिद अजीम साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊँगी। वज़ीर आज़म इमरान खान उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि जब सारे मुतालबात मान लिए तो मसला क्या है, और ऐसे में तदफीन को वज़ीर आज़म की आमद से मशरूत करना किसी भी मुल्क के वज़ीर आज़म को ब्लैकमेल करने के बराबर है। आप नहीं समझते जब तमाम तर मुतालबात मान लिए गए हैं तो अब तदफीन कर देनी चाहिए मुजाहिरीन को? लेकिन ये उसूली तौर पर तो बात ये है कि ये जो धरने हैं उनका मकसद ये होता है कि जो कोई मुतालबात सामने रखे हों, अगर कहीं पे कोई इस बात का इम्कान हो कि ये जो वाक़या है ये तसलसल है गुज़श्ता किसी वाक़यात का और वहाँ पे पहले कुछ हो नहीं सका, तो शायद उसको प्रेस करने के लिए, उस पर दबाव बढ़ाने के लिए इस किस्म का कोई मुतालबा सामने रखा जाता है कि लाशें रख के उसके बाद वहाँ पे एहतजाज किया जाता है। तो मुतालबात ही हमेशा इम्पोर्टेंट चीज़ होते हैं। अब वज़ीर आज़म की इस बात में तो वज़न है कि जब आपके मुतालबात मान दिए हैं तो उसके बाद इनको दफनाने में क्या हर्ज है, आप इनको दफना दें और उसके बाद अगर ये आपकी ये जिद है कि प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आए और लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत करे तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर आप इस अंदाज में प्रेशराइज करके जो है वो प्राइम मिनिस्टर को बुलाना चाहते हैं तो मैं उसके लिए तैयार नहीं। इसमें भी कोई हर्ज नहीं था अगर वज़ीर आज़म जो है वो पहले जाके वहाँ पे उनसे मिल लेते हैं, मुलाकात कर देते हैं और उनकी को दिलजोई कर देते हैं। लेकिन अब जिस अंदाज में इसको पोलिटिसाइज किया जा रहा है और पूरे मुल्क में इसका दायरा फैला दिया गया है, और बिलखसूस हमने कल देखा कि कराची में मुजाहिरे जो है वो इस हद तक आके ले जाएंगे कि बाज़ जगह पे लोगों की ज़िंदगी मफलूज होकर रहेगी। लोगों के लिए अपने मरीज जो हैं उनको अस्पतालों में ले जाना मुश्किल हो गया। तो इस किस्म की जब सूरत हाल हो, जब किसी मामले को पोलिटिसाइज कर दिया जाए तो फिर उसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स जो हैं वो सामने आते हैं। और वज़ीर आज़म यकीनी तौर पर ये वज़ीर आज़म इमरान खान के मिजाज की बात है कि वो इस अंदाज में अगर इनको प्रेशराइज करने की कोशिश करता है तो वो कभी किसी प्रेशर को कबूल नहीं करते। कोई हर्ज नहीं था अगर वज़ीर आज़म चले जाते, लेकिन जो मुतालबे का अंदाज है वो अब इस तरह से है कि गोया गर्दन पे अंगूठा रख के हमने ये मुतालबा अपना मनवा दिया है। बाकी जो उनके 8 मुतालबात उन्होंने रखे थे वो माने जा चुके हैं, वज़रात ने वहाँ पे विजिट किया है और उसके बाद अदनान आदिल साहब और खालिद अजीम साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मौलाना ताहिर अशरफी भी हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि मुल्क में जगह जगह धरना दिया गया है, MWM भी साथ है, लेकिन जो लवाहिकीन हैं वो अपने प्यारों को दफनाने से कासिर हैं। वो कहते हैं कि जब तक वज़ीर आज़म इमरान खान कोयटा नहीं जाएंगे हम उन्हें नहीं दफाएंगे, हम नहीं दफनाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म ताहिर अशरफी साहब। बहुत शुक्रिया ताहिर अशरफी साहब, आपने समा को वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी ताहिर अशरफी साहब, जिस तरह से वज़ीर आज़म ने भी कहा कि दुनिया में कहीं नहीं होता इस तरह से कि वज़ीर आज़म पर दबाव डाला जाए और वज़ीर आज़म को जाना पड़े, आपके ख्याल में क्या बेशक इन सब जो लवाहिकीन हैं इनके दुख में समा भी बराबर का शरीक है, आप भी बराबर के शरीक हैं, वज़ीर आज़म को भी यकीनन दुख है, तो क्या आपके ख्याल में वज़ीर आज़म को कोयटा जाना चाहिए किसी दबाव में आकर?
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان، یہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ جب سے یہ واقعہ ہوا ہے انہوں نے اس حوالے سے مسلسل نہ صرف رابطہ رکھا بلکہ عملی اقدامات اٹھائے ہیں، اور ابھی انہوں نے خود اعلان کر دیا کہ تمام مطالبات جس میں ہزارہ کمیونٹی کی مستقل بنیادوں پر سیکورٹی کا معاملہ ہے، باقی مسائل ہے، مالی معاونت ہے، وہ سارے جو مطالبات دیے گئے وہ تسلیم کر لیے گئے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہمارا ملک جس طرح ہمارے دشمن ہمارے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں، روز ہر چند دن بعد ایک حادثہ ہوتا ہے۔ پشاور میں مدرسے میں بچوں کا آپ کو علم ہے کہ 3-4 ہفتے قبل ہوا۔ تو خان صاحب کی یہ بات اس حد تک درست ہے کہ آپ کے تمام مطالبات بھی ہم نے تسلیم کر لیے ہیں، آپ سے ملاقات کے لیے بھی میں آ رہا ہوں، لیکن آپ تدفین کر دیں۔ پھر ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جن کے جسد جو ہے وہ افغانستان جانے ہیں، افغان حکومت مانگ رہی ہے۔ تو بھئی آپ یہ کر لینے دیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہم میں سے ہیں، آپ ایسی روایت قائم کریں کہ جس سے اس ملک کے اندر دہشت گرد اور دہشت گردی کرنے والے جو ہیں ان کے خلاف ہم سب ایک پیج پر آئیں، ہم سب متحد ہوں، ان کو ایک پیغام دیں کہ بھئی یہ چیز ناقابل قبول ہے، پاکستان دہشت گردوں سے لڑے گا اور انشاءاللہ ہم نے دہشت گردی کو شکست ہے۔ میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم صاحب نے جو آج اپنی بات بتائی ہے اس بات کو بڑے محبت، پیار اور اس انداز میں دیکھنا چاہیے کہ ریاست جو ہے اس کی بہت ساری اس کو چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے، اور بہت سارے عوامل ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے وزیر اعظم نے یہ بات کہی۔ ادروائز تو وزیر اعظم پہلے لمحے سے لے کر اب تک وزیر داخلہ، باقی تمام وزراء، بھائی وزیر اعلیٰ، تمام ذمہ دار وہاں ان کے ہاں پہنچ رہے ہیں اور پہنچے ہیں۔ اب جو مطالبات تھے وہ تو سارے کے سارے تسلیم کر لیے گئے، اس کا اعلان بھی وزیر اعظم صاحب نے کر دیا۔ یہی بات انہوں نے جا کے کوئٹہ میں کرنی تھی جو آج کر دی۔ تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر آپ یہ کام کر لیتے ہیں تو ہم اگلے یعنی شام کو میں وہاں کوئٹہ میں آ جاؤں گا۔ میری بھی جو ہمارے وزیر اعظم نے یہ ہے کہ واضح طور پر یہ پیغام دے دیا ہے۔ ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاہوانی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر، وزیر اعظم نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ پہلے تدفین کی جائے پھر وہ آئیں گے، بلیک میلنگ نہیں چلیں گی۔ کیا سمجھتے ہیں جب مطالبات گزشتہ روز مان لیے گئے تھے تو کیا لگتا ہے کیا مطالبات امپورٹنٹ نہیں تھے کیونکہ وزیر اعظم وہاں پر آئے اور تبھی اس کے بعد ہی تدفین کی جائے گی؟ امپورٹنس پھر کس بات کی ہوئی، وزیر اعظم کے آنے کی یا پھر مطالبات کی؟ دیکھیے، امپورٹنس تو سب سے زیادہ اس بات کی ہے کہ یہ جو مظاہرین ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو انہوں نے میتیں وہاں پہ رکھی ہوئی ہیں ان کی تدفین اہم ہے، اور یہی جو فیڈرل منسٹر صاحبان تشریف لے گئے، وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب تشریف لے گئے، اور میسج شروع سے یہی ہم گزارش کر رہے ہیں، اور خود جو وہاں پہ لوگ موجود ہیں، ان کی تنظیمیں موجود ہیں، انہوں نے بھی پہلے روز اس بات کو اہمیت دی تھی، امپورٹنس دی تھی، آپس میں مل بیٹھ کے انہوں نے طے کیا تھا کہ جو میتیں ہیں ان کے تقدس کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلے ان کو دفنایا جائے، اور اس کے بعد پھر احتجاج بھی کیا جا سکتا ہے، اسمبلی میں بھی آواز اٹھائی جا سکتی ہے، پریس کلب کے سامنے بھی مظاہرہ کیا جا سکتا ہے۔ اس اہمیت کو خود وہ سمجھتے ہیں، اور خود سمجھتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا بعد ازاں چند ایلیمنٹس جو میں 2 دن سے کہہ رہا ہوں، خالد صاحب کہہ رہے ہیں کہ چند ایلیمنٹس نے پھر اس فیصلے کو سبوتاج کیا، پھر وہاں سے میتیں اٹھا کے وہ دھرنا میں لے گئے، اور پھر میتیں رکھ کے جو ہے وہ پروٹیسٹ شروع کیا گیا۔ تو اہم بات تو یہ ہے کہ تدفین ہونی چاہیے، اور پرائم منسٹر صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، ہم بھی یہی گزارش کر رہے ہیں۔ خود بھی وہاں پہ جو شرکاء ہیں، ان کی جو تنظیمیں ہیں جن میں ایچ ٹی پی ہے، ہزارہ سیاسی کارکنان ہیں، اس میں ایم ڈبلیو ایم ہے، دیگر جو تنظیمیں ہیں، وہ بھی اس بات کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے پہلے دن انہوں نے فیصلہ کیا تھا۔ اب ایشو یہ ہے کہ جو لوائقین ہیں
उनको तो पता नहीं है। कुछ लवाहिकीन जो है वो तो अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं। 3 लवाहिकीन जो है मैयतों की अफगानिस्तान, उन्होंने एप्लीकेशन दे दी अफगान गवर्नमेंट को कि हमारे जो मैयतें हमारे हवाले किए जाएं ताकि अफगानिस्तान में तदफीन की जाए। बाकियों का इस तरह दरख्वास्त तो नहीं आया, लेकिन जो लवाहिकीन हैं, माइन वर्कर्स हैं, गरीब हैं, वो अब जाके वहाँ पे उन्हें बिल्कुल हाईजैक कर लिया गया है। उन लवाहिकीन बेचारों को पता नहीं है और पॉइंट स्कोरिंग शुरू हो गया। दिस इज द इशू। ये इशू मीडिया पे भी आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इसको महसूस किया होगा। बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी महसूस किया होगा। लियाकत शाहबानी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने समा को अपना कीमती वक्त दिया। मौलाना ताहिर अशरफी भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। अदनान आदिल साहब और खालिद अजीम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान आदिल साहब की जानिब बढ़ते हैं। अदनान साहब, क्या लगता है ये मामला क्यों और कैसे हाईजैक हुआ है? धरने के जो मुंतज़मीन हो या सियासी मुखालिफिन कोयटा पहुंचने के मुतालबे में शिद्दत अचानक आ गई, इसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए, मेरा ख्याल है एक तंजीम है मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, उसका खासा रोल है और उसी ने कराची में भी धरने दिए हैं और उन्होंने ये जिद जो है वो पकड़ी है कि वजीर आजम आए तो तदफीन होगी। ये बात ठीक है कि वजीर आजम को ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए और भी बहुत जगह पर ऐसे अगर ये रिवायत कायम हो गई तो अक्सर हलाकतें होती रहती हैं। हर शख्स ये मुतालबा करने लगेगा और अगर वजीर आजम को हर जगह जाना पड़ेगा जो कि उनके मनसब के मुताबिक नहीं है। पहले ये कहा जा रहा था कि शायद सिक्योरिटी थ्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं वजीर आजम को, इसलिए वो वहाँ नहीं जा रहे, लेकिन अब वो जो कह रहे हैं कि मैं फ़ौरन चला जाऊँगा तदफीन के बाद, तो ये बात तो वाज़ेह हो गई कि सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है बल्कि एक पॉलिसी है कि वज़ीर आज़म जो हैं इस किस्म के प्रेशर में ना आए। तो मेरा ख्याल, लेकिन एक बात ज़रूर है कि वज़ीर आज़म को वहाँ ना जाने से सियासी नुकसान बहुत होगा, क्योंकि एक बड़ा तबका जो पाकिस्तान का उनका सपोर्टर है उसका ताल्लुक जो है वो ऐसे मकतब फ़िक्र से है जो उनको सपोर्ट करता है। वो उनके ना जाने से उनके लिए वो उसमें उनकी सियासी जो मकबूलियत है वो मुतासिर होगी। अब ये तो कोई दरमियानी रास्ता निकालना चाहिए। वज़ीर आज़म को अपनी सियासत को भी देखना चाहिए कि उसमें बिलावल भी जा चुके हैं, मरियम भी जा चुकी हैं और एक इशू जो है वो सियासी इशू बन चुका है। तो वो जाकर कोयटा में चीफ मिनिस्टर हाउस में बैठ जाएं या कैंटोनमेंट में चले जाएं जहां सिक्योरिटी महफूज हो, और जब तदफीन हो जाए और उनको बता दिया जाए कि वज़ीर आज़म कोयटा पहुंच गए हैं, तदफीन के बाद उनके नुमाइंदे जाकर उनसे मिल लें। तो कोई दरमियानी रास्ता निकालने की जरूरत है क्योंकि इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी वज़ीर आज़म के लिए। यानी आपके ख्याल में कोई दरमियानी रास्ता निकालने की अब अशद ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया अदनान आदिल साहब, आप अपना तज्जिया दे रहे थे, और खालिद अजीम साहब आप भी हमें बता रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। कोयटा धरने में बिलावल भुट्टो गरजते बरसते रहे। कहा वज़ीर आज़म कोयटा क्यों नहीं आए? अगर रियासत तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती तो रियासत कहलवाने के लायक नहीं। मरियम नवाज ने भी इमरान खान पर कड़ी तनकीद की। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो मत शुहदा के लवाहिकीन का दर्द बांटने पहुंचे। मरियम नवाज ने लवाहिकीन को गले लगाया, दिलासा दिया। मरियम ने धरने के शुरका से खिताब में कहा वो सियासी मकासद के लिए नहीं आई। हम बिल्कुल इस पर सियासत नहीं करते। बेहिसी को आप सियासत कहकर टाल देंगे तो ये हम होने नहीं देंगे। मरियम ने दावा तो किया लेकिन हुकूमत पर सियासी हमले भी किए और धमकी भी दे दी। आप तनकीद के डर से नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर आए, तनकीद सुन ले थोड़ी देर। इनकी जो लाशें हैं उससे क्या आपकी ईगो बढ़ी? ये हुक्मरान यहाँ पर नहीं आता तो वो सुन ले, फिर ये कौम उसको अब इस्लामाबाद में इस कुर्सी पर बैठने की इजाजत नहीं देगी। बिलावल भुट्टो जरदारी भी हुकूमत पर खूब गरजे बरसे। हमारे मुल्क में जो दहशतगर्द है उनका कमर अभी तक नहीं टूटा है, लेकिन हमारा रियासत का नाकामी है कि अगर बैरून मुल्क का साजिश कामयाब होकर हमारे मासूम शहरियों को कत्ल करवा रहे हैं। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो के साथ दीगर पार्टी कायदीन भी थे। सियासी रहनुमाओं ने शुहदा के लिए दुआए मग़फ़रत भी की। कोयटा में सानिया अहमद के खिलाफ हज़ारा बरादरी का धरना छठे दिन भी जारी है। मैयतों की तदफीन अब तक ना हो सकी। हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह अब्दुल खालिक का कहना है मैयतों के सहारे एहतजाज दुरुस्त नहीं।
1 हफ्ता होने को है। 6 दिन से मैयतों को नहीं दफनाया गया। सानह मच के खिलाफ हजारा कम्युनिटी का लाशों के हमरा धरना मगरबी बाईपास पर जारी है। मुजाहिरीन ने मैयतों की तदफीन वजीर आजम की आमद से मशरूत कर रखी है। चेयरमैन हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी अब्दुल खालिक हजारा का कहना था कि लवाहिकीन और धरना इंतजामिया के मुतालबात अलग अलग हैं। लवाहिकीन और धरना इंतजामिया के मुतालबात अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पे उसको दूसरा शो किया जा रहा है। मजहबी अनासिर किसी और के एजेंडे की तकमील के लिए हमारे शोहदा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मच वाक़े में कत्ल किए गए 7 मजदूरों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। अफगान हुकूमत ने भी 3 मैयतें हवाले करने की अपील की है। हमारे गवर्नमेंट से, फेडरल गवर्नमेंट से अफगान गवर्नमेंट ने अपनी जो मैयतें हैं या अफगान शहरी हैं वो उनकी मांग ली है। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू पुरुम्मीद है कि मसला जल्द हल हो जाएगा। मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ चल रहे हैं, हमने बल्कि तमाम मुतालबा लिए हैं, तो इंशाअल्लाह ये मसला जल्दी हल हो जाएगा। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर वज़ीर आज़म का कोयटा दौरा ताख़ीर का शिकार हो रहा है। यही वजह है कि वफाक और सूबाई हुकूमतें शोहदा को सुपर्द खाक करने पर जोर दे रही हैं। कोयटा में खून जमा देने वाली सर्दी के बावजूद मगरबी बाईपास पर मैयतों के हमरा हजारा बिरादरी का एहतजाजी धरना जारी है। धरने से कुछ फासले पर वाक़े पाइपलाइंस में पानी बर्फ में तब्दील हो गया है। मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मुजीबुल्लाह से। मुजीबुल्लाह, जब पाइपलाइंस में पानी जम गया है तो वहाँ मौजूद इंसानों का क्या हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त कोयटा शहर में शदीद सर्दी जो है वो बरकरार है। इस वक्त वादी कोयटा में महकमा मौसमियात के मुताबिक जो दर्जा हरारत है वो -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त जो सड़कों पर कड़ा पानी है और इस वक्त मैं एक डैम पर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी मेरा कैमरामैन अब्दुल वहीद दिखा सके तो ये जो पानी जो टपकने वाले जो पानी है वो जमकर बर्फ़ में तब्दील हो गया है। शदीद सर्दी है और इस सर्दी के बावजूद भी जो कोयटा के मगरबी बाईपास पर जो एहतजाजी जो धरना है वो इस वक्त भी मौजूद है। धरना मुझसे तकरीबन कोई 200 से 300 गज के फासले पर इस टाइम वाक़ है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो दीवारों पर जो पानी जो कि टपक रहा था वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर एक बर्फ़ में तब्दील हो चुका है। इस शदीद दर्जा हरारत के बावजूद भी जो मुजाहिरीन है वो अपने जो मुतालबात है उसके हक़ में धरना दिए बैठे और उनका बस एक ही मुतालबा है कि जब तक वज़ीर आज़म इमरान खान कोयटा नहीं आते उस वक्त तक एहतजाजी धरना जारी रहेगी। ना सिर्फ कोयटा बल्कि बलूचिस्तान के जो दीगर अजला है वहाँ पर भी इस वक्त सर्दी की लहर बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज जो ज़ियारत है वहाँ पर दर्जा हरारत तकरीबन -14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा कलात में दर्जा हरारत -13, जबकि जो दीगर बलूचिस्तान के इलाके हैं वो भी इस वक्त शदीद सर्दी की लपेट में है। जी मुजीबुल्लाह अपडेट कर रहे थे। सानिया मच के खिलाफ मुल्क भर में धरने जारी है। कराची के 25 से ज़ायद मकामात पर मुजाहिरीन ने रास्ते बंद कर रखे हैं। नागन चौरंगी, शफीक मोड़, पीपल्स चौरंगी, स्टील टाउन और दीगर मकामात पर सड़कों की बंदिश से शहरी परेशान है। मंजिल तक पहुँचने में मुश्किलात का भी सामना है। ऐसे में ड्रिग रोड पर शहरी और धरना मुजाहिरीन में तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 6 मोटरसाइकिलें जला दी गई। बात कर लेते हैं साद साबरी से। साद साबरी, बताइएगा इस बारे में मजीद। जी बिल्कुल, आज जो शहर में होने वाले मुजाहरे हैं उसका चौथा दिन है और आज भी नाता खान का जो पुल है वो ट्रैफिक के लिए बंद है। मैं इस वक्त नाता खान के पुल पे मौजूद हूँ और यहाँ आज सुबह एक नाखुशगवार वाकया पेश आया जब मुजाहिरीन और अवाम जो है वो आमने सामने आए, जिसके बाद पथराव देखा गया है, जलाओ घिराव देखा गया, जिसके नतीजे में जो बाइकें हैं, मोटरसाइकिलें हैं वो जला दी गई। मेरे कैमरामैन मोहम्मद रिजवान आपको दिखाएंगे। ताहाल उन बाइकों का मलबा यहाँ पर पड़ा हुआ है जिन्हें आज सुबह जला दिया गया है। जब अवाम और मुजाहिरीन आमने सामने आए, नामालूम अफराद की जानिब से इन बाइकों को नजर आतिश कर दिया गया है। इनका मलबा अभी तक इसी पुल के ऊपर पड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पर इस वक्त जो हालात हैं वो अंडर कंट्रोल नजर आते हैं। अवाम लोगों पे खड़े हैं। ट्रैफिक की जो सूरत हाल है वो अभी तक वैसे ही है, बेहंगम ट्रैफिक है। लोग जो है वो मुख्तलिफ मुतबादिल रास्ते अख्तियार कर रहे हैं और अपने घर पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हमने देखा कुछ देर कबल जो है वो ट्रैफिक पुलिस के कुछ एहलकार और पुलिस के एहलकार आए, पर ताहाल ये जो मलबा है मोटरसाइकिलों का ये उठाया नहीं गया और अभी तक यहीं पड़ा हुआ है। यहाँ पर जो अवाम मौजूद है उनका यही कहना है कि सूरत हाल पर इंतजामिया को चाहिए कि जल्द से जल्द काबू पाया जाए। जी साद साबरी हमें इससे मुताल्लिक़ बता रहे थे। कराची में ड्रग रोड के करीब मोटरसाइकिलें जलाने के वाक़े की बात करें तो पुलिस का कहना है कि मुजाहिरीन ने ड्रग रोड मिलिट्री कट को बंद करने की कोशिश की, जिस पर मुजाहिरीन और शहरियों में झगड़ा हुआ। मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे
शाहनवाज अली से। शाहनवाज, बताइएगा, पुलिस का तो कहना है कि रोड को बंद करने की कोशिश की गई, जिस पर मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झगड़ा हुआ। असल कहानी क्या है? देखिए, बिल्कुल शहर में इस वक्त 24 से ज़ायद मकामात ऐसे हैं जहां पर धरने का सिलसिला जारी है और जो ट्रैफिक है बिल्कुल कंजस्टेड हो गया है और शहरियों को रास्ता नहीं मिल रहा है। और ये वाक़या जो है सुबह के वक्त पेश आया था, जब कुछ शहरियों की जानिब से गुजरने की कोशिश की गई। ये जिग रोड का ये कट है जहां पर जो कुछ मुजाहिरीन थे वो पहुंचे थे और उनकी जानिब से रोड को बंद करने की कोशिश की गई थी। इस दौरान जो है शहरियों और मुजाहिरीन के दरमियान जो है तसादम हुआ था, बात जो है मारपीट तक चली गई थी। उस दौरान वहां पर जो है जो शहरी थे वो ज्यादा जमा हो गए थे और जो मुजाहिरीन थे वो खासी कम तादाद में थे। तो शहरी थे उनकी जानिब से जो है मारपीट की गई और जो मुजाहिरीन उनको वहां से भगा दिया गया। लेकिन जो मुजाहिरीन वहां से भागे थे, जो गाड़ियों रोड ब्लॉक करने के लिए स्कूटर लेकर आए थे, उनको जो शहरी है उनकी जानिब से जलाया गया है। 6 से ज़ायद जो है मोटरसाइकिलें हैं जो पुलिस बताती है कि उनको जलाया गया है और उसके बाद जो शहरी जलाने वाले थे वहां से मौके से फरार हो गए थे। तमाम पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और जो है तहकीकात का सिलसिला जारी है। अब तक ये सामने नहीं आ सका है कि ये शहरियों में किन शहरियों की जाने से मोटरसाइकिलें जलाई हैं। पुलिस का कहना है कि जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि CCTV फुटेजेस हासिल की जाए। पुलिस का कहना है कि CCTV फुटेजेस भी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शाहनवाज अली। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध इम्तियाज़ शेख कहते हैं सिंध हुकूमत को हज़ारा वालों से दिली हमदर्दी है और वो उनके गम में बराबर के शरीक हैं, लेकिन किसी को कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। धरने वालों को चाहिए कि वो सब्र का दामन हाथ से ना जाने दे। वो समा से बात कर रहे थे। हमें इनके साथ, दोस्तों के साथ बड़ी हमदर्दी है, दिली हमदर्दी है। हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं, लेकिन अमन अमान की सूरत हाल है और जो भी मतलब शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है, इसमें कानून की अमलदारी यकीनी बनाई जाएगी। और हम उनसे भी अपील करते हैं कि वो भी अमन का दामन अपने हाथ से और सब्र का दामन अपने हाथ से न छोड़ें। तो मैं उनसे अपील करता हूँ कि वो भी न करें, लेकिन गवर्नमेंट अपनी फराइज और ड्यूटी पूरी करेगी। कराची में मुख्तलिफ मकामात पर सड़कें बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मजीद जान लेते हैं खुर्शीद आलम से। खुर्शीद, बताएगा, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं असद नाज़ाबाद रिजविया के मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर धरना जारी है। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम शहर के 20 मकामात पर एहतजाजी धरने जारी हैं सानह मच के हवाले से। और इस वक्त भी यहाँ पर ट्रैफिक डाइवर्ट करने का जो मरहला है वो आपके सामने है। कैमरामैन इमरान आपको दिखा रहे हैं। नाज़ाबाद से आने वाला ट्रैक है जो रिजविया से होता हुआ लसबेला जाएगा, लेकिन रिजविया मार्केट से लसबेला जाने वाला दोनों ट्रैक बंद है। ट्रैफिक को डाखाने की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है और इसी तरह नाज़ाबाद चौरंगी की तरफ से भी साइट एरिया और बड़ा बोर्ड के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। ताहम जो मोटरसाइकिल सवारी यहाँ पर आए हैं वो उसी तरह फुटपाथ पे और ग्रीन बेल्ट पे गाड़ी लेकर जा रहे हैं और फिर बड़ा बोर्ड और दीगर इलाकों की तरफ उनका रुख है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर हमने देखा कि पावर हाउस की चौरंगी हो, शादमान का इलाका हो, नाज़ाबाद हो, ट्रैफिक के मसाइल हर जगह पेश आए लोगों को और इस वजह से शहरियों को अपने दफातर और अपनी मंजिलों पर पहुँचने में खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, खुर्शीद आलम अपडेट कर रहे थे। और अब आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बहरीन में वली अहद शहजादा सुलेमान बिन हम्माद बिन ईसा और अस्करी हुकाम से अहम मुलाकातें की हैं। लाहौर में 2 बहनों के कत्ल का मुअम्मा हल हो गया। मुलजिम नईन ने वारदात का एतराफ़ कर लिया। कहना में 2 बहनों के कत्ल का मामला, ज़ेरे हिरासत मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। मुलजिम ने बताया कि मकतूला साजिदा के साथ उसकी दोस्ती थी, ताल्लुकात बिगड़े तो कत्ल का मंसूबा बनाया और किसी बहाने से मिलने के लिए बुलाया। दोनों बहनें इकट्ठी आईं तो उन्हें रस्सियों से बांध कर कत्ल कर दिया। वारदात में मुआवनत साथी एजाज ने की। एक मुलजिम की इंटरोगेशन की है रात को और वो कन्फेस कर रहे हैं, उसमें ये बात कन्फर्म हो चुकी है कि उनको कत्ल किया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मकतूला साजिदा के साथ फैक्ट्री में काम करता था। पुलिस मजीद तफ्तीश कर रही है और मुलव्विस मुलजिमान के बयानात रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। दोनों बहनों की गुमशुदगी के बाद बोरी बंद लाशें करीबी नाले से मिली थीं।
اور سال 2020 حوا کی بیٹی کے لیے کتنا غیر محفوظ رہا؟ وبا کے دن خواتین پہ کتنے بھاری گزرے؟ پنجاب کمیشن برائے خواتین کے اعداد و شمار اور ذمہ دار اداروں کی کارکردگی۔ نادرہ قوانین بے سہارا لڑکی کی تعلیم میں رکاوٹ، عدالتی حکم کے باوجود نادرہ نے بے فارم جاری نہیں کیا۔ یتیم لڑکی نے انصاف کے لیے دوبارہ سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ بات کر لیتے ہیں عرفان الحق سے۔ عرفان الحق، کیا موقف اپنایا ہے درخواست میں؟ دیکھیے، ماہم کا یہ کہنا ہے کہ وہ عدالتی حکم کے بعد نادرہ حکام سے انہوں نے رابطہ کیا اور نادرہ کے دفتر گئیں۔ عدالت نے یہ حکم دیا تھا کہ ان کی جو خالہ ہیں، چونکہ ماں باپ نہیں ہیں ماہم کے، اس لیے ان کا کوئی گارجین نہیں ہے، اس لیے ان کا نادرہ کا بے فارم بھی نہیں بن رہا اور اس لیے ان کا ایڈمٹ کارڈ بھی جاری نہیں کیا جا رہا اور ان کی تعلیم آگے نہیں جاری رہ پا رہی۔ عدالت نے حکم دیا تھا کہ جو ماہم کی خالہ ہیں ان کی شناختی کارڈ پر ایک گارجین سرٹیفکیٹ کے بنیاد پر بے فارم جاری کر دیا جائے، تاہم عدالتی حکم کے باوجود بے فارم جاری نہیں کیا ہے۔ توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی گئی ہے سندھ ہائی کورٹ میں۔ بہت شکریہ عرفان الحق آپ کا۔ اور اہم خبر شامل کریں، پاکستان کرکٹ میں کراچی کے ساتھ زیادتی پر ٹیسٹ کرکٹر محمد سمیع بھی بول پڑے۔ کہا کہ کراچی کا ہوں اس لیے کسی کو پسند ہی نہیں، 2 بار 100 میل کی رفتار سے گیندیں گرائیں لیکن مانی ہی نہیں گئی۔ کہا کہ مشین خراب ہے۔ پہلے فاسٹ بالر کا شاٹ سنواتے ہیں، پھر سپورٹس اینکر شعیب جٹ سے اس بارے میں بات کریں گے۔ انٹرنیشنل میں 2 دفعہ 100 مائل سے اوپر بال کر چکا ہوں اور کہا یہ گیا کہ مشین خراب ہے اور مشین صحیح نہیں ہے، تو میرا نہیں خیال کہ یہ وہ مشین خراب تھی یا اتنی پیسے دے کر وہ ٹیکنالوجی خراب تھی اور دنیا کے لیے صحیح اور میرے لیے خراب تھی۔ تو میرے خیال میں وہ سازش تھی کہ کراچی کا ہوں یا کیا ہے، میری شکل پسند نہیں ہے کہ کراچی کے فاسٹ بالر کے ساتھ دنیا کا فاسٹ بالر کا لقب لگے۔ ٹیسٹ میچ میں 4 اوور میں 3 آؤٹ کرنے کے بعد مجھے اس اینڈ سے نہ بال دی گئی اور دوبارہ میں بالنگ میں ترستا بھی رہا اور ڈراپ بھی ہوا۔ اسی طرح سری لنکا میں نے ٹیسٹ میچ میں کم بیک کیا، جہاں مجھے میں خیال میں فاسٹ بالر کو 17واں اوور دینا کم بیک پہ اور صرف 3-4 اوور دے کے سمجھنا کہ وہ پرفارم کرے اس جیسی کنڈیشن میں سری لنکا، تو میرے خیال میں بہت زیادہ تھی۔ کراچی کو ہونے کی وجہ سے یا میری شکل پسند نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے یہ سلوک برداشت کرنا پڑا۔ آپ کے سامنے پرفارم کرتا رہا ہوں، کھیلتا رہا ہوں اور الٹی غلط خبریں پھیلائی گئی میرے بارے میں اور اس طرح کی باتیں کی گئیں جس سے مجھے نقصان ہوا اور پتہ نہیں میچ فکسنگ سے لے کر کیا کیا میرے پہ ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ وزیر اعظم کو بھی اپیل کرتا ہوں اور کرکٹ کمیٹی ہمارے زبردست وسیم اکرم ہیں، سلیم یوسف ہیں، جتنے بھی ہیں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ میں نے اپنے پلینگ ڈیز میں بہت پاکستان کی کوشش کی ہے جتنا بھی، اب لیکن دوسری اننگ کھیلنا چاہتا ہوں۔ شعیب جٹ سے بات کرتے ہیں۔ شعیب، جس طرح سے محمد سمیع نے الزام عائد کیا ہے کہ 100 میل کی رفتار سے گیندیں گرائیں، مانی نہیں گئیں، کہہ دیا گیا کہ مشین خراب ہے، ان کے ساتھ امتیازی سلوک کیا گیا، وہ الزام عائد کرتے ہیں، اصل بات کیا ہے؟ بالکل، اب جب سمیع نے ایک پرانا کٹا کھول دیا ہے اور ایک دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے 100 مائل سے 2 بار بال کرائی انٹرنیشنل کرکٹ میں، جب 2004 میں انڈیا پاکستان آئی ہوئی تھی لیکن اس کو تسلیم نہ کیا گیا، کہہ دیا گیا مشین خراب ہے، تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک بحث جو ہمیشہ سے رہتی ہے کہ پاکستان کرکٹ میں کراچی اور باقی ملک کی کرکٹ کا جو ہے وہ 2 حصوں میں بانٹا جاتا ہے، اور اب محمد سمیع جس طریقے سے بول رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے اس معاملے کو تقویت مل رہی ہے کہ شاید کراچی کے کرکٹرز کے ساتھ واقعی زیادتی ہوتی ہے، جس طریقے سے محمد سمیع جو ہے وہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ 4 اوورز میں 3 آؤٹ انہوں نے کر دیے، سڈنی ٹیسٹ میں ان سے بال لے لیا گیا، جب ان کو کم بیک کروایا گیا تو ان سے 70واں اوور کروایا گیا، ایک فاسٹ بولر سے جب بال اتنا پرانا ہو جائے تب اوور کروانا۔ یہ باتیں جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ سمیع کی باتوں میں کچھ وزن ہے، اور ابھی ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابھی آنے والے دنوں میں اور بھی بہت کچھ بولیں گے، تو بہت سارے انسائڈرز ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کرکٹ میں بہت چال جو ہے وہ لائیں گے جیسے جیسے سمیع بولیں گے۔ صحیح، بہت شکریہ شعیب جٹ، آپ اس حوالے سے اندر کی بات ہمیں بتا رہے تھے۔ بتائیں کہ ملک میں کورونا کی دوسری لہر کی شدت میں کمی نہیں آ سکی، ایک دن میں مزید 48 افراد کی جان چلی گئی، 2435 نئے کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں اور NCOC کے مطابق ایکٹیو کیسز 33,124 ہو گئے۔ مجموعی اموات 10,558 ہو گئی ہیں۔ ضلع غزر میں گزشتہ 2 روز سے جاری برف باری کا سلسلہ تھم گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں سما کے نمائندے عبد الواحد سے۔ جی بتائیے۔
جی بالکل، ضلع گزر میں 2 روز سے جاری برف باری کا سلسلہ تھم چکا ہے۔ ابھی آپ میرے عقب میں دیکھ رہے ہیں برف پڑ چکی ہے، دھوپ بھی تھوڑی سی نکلی ہوئی ہے، تو سردی کی شدت میں کافی حد تک اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ہم لوگوں کی مشکلات کی بات کریں تو برف پڑ چکی ہے 2 دن سے، بالائی جو تحصیلیں ہیں وہاں سے رابطہ سڑکیں ابھی تک مکمل بحال نہیں ہو گئی ہے، کیونکہ ضلع انتظامیہ کے پاس وہ سہولیات موجود نہیں ہے روڈ سے برف ہٹانے کی جو کہ ان کے پاس ہونی چاہیے۔ ایک عام ڈوزر سے برف صاف کر رہے ہیں، ان سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اس کے علاوہ جو بالائی تحصیلیں ہیں یاسین، فنڈر اور اشکومن کی جو تحصیلیں ہیں وہاں پر لوگوں کو جو خشک لکڑی ہوتی ہے اس کا اصول میں زیادہ مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ وہاں کے لوگوں کے پاس یہ ایک واحد ذرائع ہوتا ہے کہ وہ لکڑی جلائیں اور خود کو بھی گرم کریں، اپنے چولوں کو بھی گرم کریں۔ تو جو سٹور لکڑی تھی ان لوگوں کے پاس وہ برف کی نظر ہو گئی، تو لوگوں کی مشکلات میں کافی حد تک اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جی فی الوقت اتنا ہی، ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے سما۔